अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज। ये आज के दौर का बर्निंग इशू है क्लाइमेट चेंज। और इस साल 2025 में हमने दो इसके इवेंट्स देखा, एक क्लाउड बर्स्ट वाला, दूसरा ग्लाफ कहते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। और इनसे अमलाक को भी नुकसान पहुंचा, जानों को भी नुकसान पहुंचा। तो इसके ज़रिए हमें समझ में आया, और ये हर एक की ड्यूटी है। पहले हमने इसको इजी लिया है, अब इजी लेने की गुंजाइश नहीं है। तो हम शुरू यहाँ से करेंगे क्लाइमेट से। क्लाइमेट क्या है पहले ये अच्छी तरह से हम रखें। फर्ज करेंगे हमारी दुनिया है, इस दुनिया में कहीं पर खुश्की है, कहीं पर समंदर है, और हमें ये भी मालूम है कि ज़्यादातर समंदर है, थोड़ी बहुत खुश्की है। तकरीबन 30% रफली ये लैंड है। और इस लैंड में या हमारी एटमॉस्फेयर में कई इवेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पर एयर है, और आपको मालूम है एयर में मखसूस गैसों की अपनी अपनी परसेंटेज है। नाइट्रोजन 78 to 79%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 to 0.05%, डस्ट पार्टिकल वेरीड। और इसी तरह एक और चीज़ है यहाँ पर, ह्यूमिडिटी, हवा में नमी, ये भी कांस्टेंट नहीं रहती, कभी बढ़ती है कभी घटती है। मसलन इस वक्त बारिशें नहीं हुई तकरीबन 1-1.5 महीने से, तो हवा में नमी कम है, और जब बारिशें होती हैं तो नमी बढ़ जाती है। इसी तरह तीसरी चीज़ है टेम्परेचर। ये भी साल भर एक जैसा नहीं रहता, कभी बढ़ के गर्मी हो जाती है, कभी कम होकर सर्दी आ जाती है। तो टेम्परेचर भी है, वो भी वेरी करता है। इसी तरह सनलाइट सनलाइट भी हम देखते हैं, आजकल दिन छोटे हैं, दिसंबर चल रहा है, और सुबह होती है, दोपहर कब हुई और शाम कब हुई, हैरत हो जाती है हमें। और गर्मियों में ये दिन काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो ये लाइट का ड्यूरेशन भी कम ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह रेनफॉल है, बारिशें भी बढ़ती घटती रहती है। एक सीज़न अलबत्ता मुकर्रर है मानसून का, इसके अलावा कभी हो जाती है कभी नहीं हो जाती है, कभी बर्फ़ कभी कुछ कभी कुछ। और डस्ट पार्टिकल्स, ये फिर इलाका टू इलाका वेरी करते हैं, कुछ इलाकों में ये ज़्यादा है, कुछ इलाकों में कम है। अब इसको ज़रा सा जहन में रखना है क्लाइमेट को समझने के लिए। किसी इलाके में एयर क्वालिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वेरिएशन, सनलाइट वेरिएशन, रेनफॉल एवरेज 24 घंटों में चेंज हो, या इसकी मेजरमेंट जो 24 घंटों में की जाएगी उसको कहते हैं वेदर। मेरी बात समझ आई? यानी 24 घंटों के दौरान दिन और रात में इन सब में जो अप डाउन्स आएंगे उसको क्या कहा जाता है? वेदर कहा जाता है। और अगर 24 आवर्स है, अगर ये 3 या 4 मंथ्स पर मुश्तमिल हो, उस दौरान क्या चेंज आया है, इसकी मेजरमेंट को कहा जाता है सीजन। और इन्हीं चीज़ों में जो वेरिएशंस या चेंजेस आए हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 10 years, डेकेड कहते हैं इसको, और 1 century, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। और क्लाइमेट को उर्दू में कहा जाता है आबो हवा। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? आबो हवा। तो चीजें एक जैसी है, फर्क किस चीज का है? टाइम का फर्क है। 24 घंटों के दौरान जो उतार चढ़ाव होगा उसको हम क्या कहेंगे? वेदर। 3 महीनों में जो उतार चढ़ाव होगा मजमूई तौर पर एवरेज, उसको हम कहेंगे सीजन। और साल के दौरान या 10 सालों के अशरे के दौरान या एक सदी के दौरान किसी इलाके में इन चीज़ों में वेरिएशन जो आएगी उसको हम क्या कहेंगे? क्लाइमेट कहेंगे। और
इस क्लाइमेट को उर्दू में कहा जाता है आब व हवा। ये कैसे नापा जाता है? साइंसदानों ने हर चीज के लिए इंस्ट्रूमेंट बना रखे हैं। एयर क्वालिटी वाले अलग हैं इंस्ट्रूमेंट्स, ह्यूमिडिटी नापने वाले अलग हैं, और बल्कि मैं सीधा कहूँ तो महकमा मौसमियात मौजूद है। वजारत तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के नाम से वजारत है, इनके पास हर चीज़ मेजर करने के या नापने के इंतजाम हैं। अब एक और छोटी सी बात हम क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको कहूँ स्कर्दू और दूसरा नाम ले लूँ मुल्तान, तो आपके जहन में क्या है? स्कर्दू एक ठंडा इलाका है, मुल्तान एक गर्म इलाका है। क्या इसका मतलब ये है कि स्कर्दू में सिर्फ ठंड पड़ती है और मुल्तान में सिर्फ गर्मी? ऐसा नहीं है, बल्कि साल भर में डेली रिकॉर्ड किया है टेम्परेचर। आपने मीन निकालना सीख लिया, एवरेज मालूम कर लिया। हम क्या करेंगे, मुल्तान का हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर डेली बुनियाद पर 365 दिनों का लिखेंगे और उसको सम करेंगे। सम करके 365 से डिवाइड करेंगे तो जो टेम्परेचर आएगा उसको मुल्तान का एवरेज कहा जाएगा। अगर वो 25 के आसपास या उससे ज़्यादा हुआ तो हम कहेंगे मुल्तान गर्म है, अगर उससे कम हुआ तो हम कहेंगे ठंडा है। तो स्कर्दू का इस तरह एवरेज निकालेंगे तो ये 25 से नीचे आएगा। इसलिए स्कर्दू को हमने कहा ये एक ठंडा इलाका है, मुल्तान को हमने कहा गर्म इलाका है। तो पूरे साल का हमने कैलकुलेट किया ना, तो ये इसलिए ये क्लाइमेट है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इस क्लाइमेट में कौन रहता है? मुख्तलिफ तरह के जानदार रहते हैं। पहले एक और एंगल देखते हैं जरा। हर जानदार किसी भी क्लाइमेट में नहीं रह सकता। मसलन मुल्तान की बात की मैंने, मुल्तान में आम पाया जाता है, मैंगो, और स्कर्दू में क्या पाया जाता है? स्कर्दू में हम कह सकते हैं खुबानी या एप्रिकॉट। अब अगर आप एप्रिकॉट को मुल्तान में ग्रो करने की कोशिश करेंगे, आम को स्कर्दू में ग्रो करने की कोशिश करेंगे, तो ये कामयाब नहीं होगा। इसलिए कि मैंगो इज एडॉप्टेड टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट, while apricot is adapted to this particular type of climate। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइमेट का जानदारों के ऊपर असर है, ये मुतासिर कर सकता है। अगर इस क्लाइमेट में चेंज आया तो क्या होगा? हर जानदार ने अपने आप को एक सेट ऑफ कंडीशंस में एडजस्ट किया होगा। अगर वो सेट ऑफ कंडीशंस चेंज हुए, डिस्टर्ब हुए, तो वो जानदार तो मुतासिर होगा। इसीलिए क्लाइमेट चेंज से लाइफ मुतासिर हो रही है। क्लाइमेट चेंज से लाइफ भी मुतासिर होती है और बेजान चीज़ें भी मुतासिर हो सकती हैं। तो ज़रा सर्वे करेंगे। मसलन क्लाइमेट अगर चेंज हुआ, वजूहात नहीं बता रहे हैं, पहले हम क्लाइमेट चेंज को ही फोकस करेंगे, उसके बाद उसके वजूहात, फिर उसके इफेक्ट। अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो सबसे पहली चीज़ क्या चेंज होगी? वो होगी एयर टेम्परेचर। हवा का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज होने से सारे जानदार उस इलाके के मुतासिर होंगे। मिसाल के तौर पर आपको अगर याद हो, 2-3 साल पहले कुर्बानी के लिए बल्तिस्तान से एक याक को कराची ले जाया गया। 33 लाख उसकी कीमत रखी गई। तीसरे दिन वो हार्ट अटैक को मर गया। तो हार्ट अटैक क्यों हुआ उसको? ये सर्दियों का एनिमल था, सर्दियों के लिए उसने अपने आप को अडाप्ट किया हुआ था। आपने गर्मी में ले जाके एयर कंडीशन भी लगाया, फिर भी वो बच नहीं सकता। इसी तरह अगर आप सर्दियों में पंजाब से कोई भैंस लाकर इधर पालने की कोशिश करेंगे तो वो मर जाएगा, इसलिए कि भैंस के जिस्म पर इतने घने बाल नहीं है, वो गर्मियों का जानवर है, तो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो मर जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि क्लाइमेट चेंज का एक असर एयर टेम्परेचर पर पड़ा है। एयर टेम्परेचर वेरी करने लगा है, कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कहीं कम हो रहा है, शिद्दत आ गई इसमें, इंटेंसिटी में चेंज है। इसके अलावा क्या हुआ है? ओशन एसिडिटी। आप जरा जहन में रखें, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दुनिया में समंदर का रकबा बहुत ज़्यादा है। इसकी तेजाबियत में इजाफा होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, यानी pH वैल्यू कम होगी, तेजाबियत बढ़ जाएगी, तो वहाँ की लाइफ फिर मुतासिर होगी।
क्योंकि आपको मालूम है हर जानदार एक खास पीएच को ही बर्दाश्त कर सकता है। पीएच इफेक्ट्स द प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, तो जानदार के लिए मसला है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ओशन में एसिडिटी कैसे बढ़ती है, तो ये वहाँ रख देते हैं। क्लाइमेट चेंज से न सिर्फ एयर का टेम्परेचर वेरी कर रहा है बल्कि ओशन की एसिडिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से एयर में रहने वाले यानी खुश्की वाला जानदार भी मुतासिर हो रहे हैं और पानी वाले भी मुतासिर हो रहे हैं। एक और चीज़ है चेंज इन सीजनल ड्यूरेशंस। सीजन्स बुनियादी तौर पर 4 हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। और साल में 12 महीने हैं तो हर सीजन का ड्यूरेशन कितना है? 3-3 महीनों का। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ड्यूरेशन चेंज हो गया है। मिसाल के तौर पर आपने ऑब्जर्व किया होगा पिछले 3-4 साल से इस गर्दों में मार्च का महीना बहुत ठंडा होता है। हालांकि मार्च स्प्रिंग का आगाज है तो उस वक्त मॉडरेट होना चाहिए था टेम्परेचर, लेकिन वो ठंडा होने की वजह से हम कह सकते हैं कि विंटर लॉन्ग हो गए हैं, स्प्रिंग शॉर्ट हो गए हैं। 2 सीजन में फर्क पड़ेगा ना, बिल्कुल एग्जैक्टली 3-3 महीनों के सीजन थे। एक महीना उधर से निकाल के इधर लाओ तो ये लंबा हो गया 4 महीने का, वो शॉर्ट होकर 2 महीने का हो गया। तो ये सीजनल चेंजेस भी आएंगे। इससे क्या होगा? प्लांट लाइफ खासतौर पर मुतासिर होगी, क्योंकि प्लांट्स में एडाप्टेशन ये है एक खास सीजन में फ्लावरिंग होगी, दूसरे खास सीजन में फ्रूट और सीड बनेंगे तो लाइफ साइकिल चलेगी, लेकिन ये लाइफ साइकिल सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सीजनल चेंजेस भी आ गए हैं। इसके बाद एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड। आमतौर पर हमें एक ही चीज़ से डराया जाता है, क्लाइमेट चेंज कहते ही हमारे जहन में ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लाइमेट चेंज में बाज़ जगहों पर हाई टेम्परेचर भी एक्सट्रीम पे चला जाता है, लो टेम्परेचर भी एक्सट्रीम पे आ जाता है। मिसाल के तौर पर इसी साल आपने देखा 2025 में इस गर्दों का टेम्परेचर, बल्कि जिलास की रीडिंग आई कि पूरे पाकिस्तान में 3-4 दिन तक जिलास सबसे गर्म मिलाकर रहा, 48, 49, 50 तक टेम्परेचर के, जो तारीख में कभी नहीं थी। खुद इस गर्दों के अंदर तकरीबन 1 महीना इतना एक्सट्रीम हॉट था कि खुबानी वक्त से पहले पक गए। 1 महीने का फर्क पड़ा, लेकिन उनका टेस्ट चेंज हो गया। तो पहला 1 साल तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लगातार ऐसा हो तो पौधे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह सर्दियों में भी कहा जाता है कि इस साल सर्दियाँ भी बाकी सालों के निस्बत ज़्यादा सख्त होंगी। तो बाज़ जगह पर सर्दी बढ़ रही है, बाज़ जगह पर गर्मी बढ़ रही है। जो रूटीन का क्लाइमेट था वो चेंज हो रहा है, तो इससे जानदार मुतासिर हो जाएंगे। इसी तरह जब ये क्लाइमेट चेंज आएगा, मसलन कोई एरिया पहले के मुकाबले में ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वहाँ एवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगी, जानदारों के जिस्म से भी एवापोरेशन होगी, पानी का ज़खायर भी एवापोरेट होंगे, तो क्लाउड ज़्यादा बनेंगे तो बारिशें ज़्यादा होंगी। एक साइड पे तो ये हाल होगा कि हद से ज़्यादा बारिशें होकर सैलाब पे सैलाब आ रहे हैं, और दूसरे साइड पर खुश्कसाली है। ये भी मिसालें इसी साल की आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में इस साल जून जुलाई में मॉनसून की रेंज ज़रूरत से हद से ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से 2 महीने तक सैलाबी सूरत हाल रही। जीबी से शुरू होने वाला ये सैलाब का प्रोसेस 2 महीने बाद सिंध जा पहुँचा, पूरे पाकिस्तान को मुतासिर करते हुए उधर गया। तो हम तो ज़्यादा बारिशों से सफ़र हो। इधर ईरान में कुछ दिन पहले ये ऐलान किया गया कि अगर बारिशें नहीं हुई 2-3 हफ्तों के अंदर तो पूरे तेहरान को खाली करना पड़ेगा। खुश्कसाली थी उधर। ये दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, एक फ्लडिंग्स और हैवी रेन से सफ़र हो रहा है, दूसरा खुश्कसाली से सफ़र हो रहा है। तो यही मसला पैदा हुआ है इस क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। सारा जो सेट निज़ाम था वो तितर बितर हो गया। ये भी एक इशू है। इसके बाद अब हम आते हैं, यानी ये बड़े बड़े असरात देख रहे थे हम, क्या पेशन गोई कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज ऐसा होता है। अब देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजूहात क्या है, क्यों होता है क्लाइमेट चेंज। कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, 2 बड़े कॉजेस हैं। सब कॉजेस तो बहुत सारे हैं। एक है नेचुरल, कुदरती वजूहात है, नेचुरल कॉजेस, और कुछ
कुछ और कॉजेस हैं जिनको एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। इनको हम मैन मेड या आर्टिफिशियल या ड्यू टू ह्यूमंस कह सकते हैं, इंसानी एक्टिविटीज की वजह से भी चेंजेस आते हैं। तो पहले नेचुरल कॉजेस में देखें, सबसे पहली जो कॉज है वो वॉल्केनिक इरप्शन है। लेकिन एक चीज याद रखना, नेचुरल जो कॉजेस हैं उनसे बचाव मुमकिन नहीं है और वो स्लो है। ह्यूमन जो कॉजेस हैं इस वक्त डिस्कस करने का मतलब ही ये है, हमने इंसानी एक्टिविटीज ने इस प्रोसेस को तेज कर दिया है, तो हम इनको जरा कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन नेचुरल कॉजेस को नहीं कर सकते। मसलन वोल्केनोज इरप्ट होते हैं तो हमारे आपके इख्तियार में नहीं। वोल्केनिक इरप्शन बाज़ औक़ात पहाड़ों से वोल्केनोज उभर के आते हैं ऊपर, बाज़ औक़ात समंदर के अंदर भी ये आतिशफ़शां फटता है। इसके फटने से बहुत दूर तक और काफ़ी ऊपर तक धुआं चला जाता है। ये धुआं क्या क्या रखता है अपने अंदर? वोल्केनिक इरप्शन में सबसे पहले डस्ट पार्टिकल्स हैं। डस्ट के अलावा यहां पर एश पार्टिकल्स, राख, ये भी है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये भी है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है। मीथेन ये भी हो सकता है। इनमें से डस्ट, एश और सल्फर डाइऑक्साइड ये तीन ठंड का सबब बनते हैं। यानी वोल्केनिक इरप्शन जो है वो मुसलसल प्रोसेस नहीं है। मसलन फर्ज करें 1 महीने तक मैक्सिमम निकलता रहा, तो ये धुआं जब ऊपर जाएगा और ये डस्ट पार्टिकल्स, एश पार्टिकल्स और सल्फर डाइऑक्साइड ये फजा को ढक देंगे, तो क्या होगा? धूप जमीन तक नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से वो इलाका जहां ये धुआं और ये सब चीजें हैं वो ठंडा होना शुरू होगा। लेकिन ये टेम्परेरी है। ये मसलन 1 महीने तक वोल्केनिक इरप्शन जारी रही, 2-3 महीने तक डस्ट रहा, तो हम कह सकते हैं लगभग 3 से 4 महीने तक वहां ठंडक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद ये इन्होंने सेटल डाउन होना है, फिर ठंडक खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड, इनको ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है। जब इन गैसों की मिकदार बढ़ जाती है तो ये जमीन को इस तरह से कवर करते हैं कि सूरज की रोशनी को अंदर आने तो देते हैं, टकरा के जब उसकी वेवलेंथ बढ़ जाए तो इसको बाहर जाने नहीं देते, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग शुरू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्केनिक इरप्शन से शुरू में क्या हुआ है? माहौल ठंडा हो गया है और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इसका क्या है? ग्लोबल वार्मिंग हुई। तो ये नेचुरल है और जहां वोल्केनोज हैं उन इलाकों तक ये महमूद है। लेकिन दूसरा तरीका, दूसरा सबब एक और बताइए, सोलर वेरिएबिलिटी। सोलर वेरिएबिलिटी क्या है ये देखते हैं। टाइम बहुत मुझे बता, ठीक है। सोलर वेरिएबिलिटी का सिंपल मतलब है कि जमीन की सूरज की शुआएं जमीन तक एक ही शिद्दत से नहीं आती। ये तो हम जानते हैं। मसलन दिन और रात में फर्क है। दिन को शुआएं पहुंचती हैं, जमीन का टेम्परेचर और होता है, रात को नहीं पहुंचती हैं तो जमीन का टेम्परेचर और है। सीजन्स के हिसाब से भी चेंज है। लेकिन बाज़ चेंजेस को कहा गया है कि सूरज की जो रोशनी की शिद्दत है उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ये फर्क लंबे अरसे का है।
इसके लिए एक थ्योरी कह लें या साइकिल कह लें, मिलनकोविच साइकिल कहा है। इस साइकिल में बताया गया है कि हमारे जमीन और सूरज के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम है। जमीन सूरज के गिर्द भी घूमती है और अपने एक्सिस में भी घूमती है। मेरी बात सुन रहे हैं? मसलन मैं हूं, हर तरह मैं ये घूमना अपने एक्सिस के गिर्द, अब ये घूमते हुए मैं एक दायरा काटूंगा, वो सूरज के गिर्द है। अपने एक्सिस के गिर्द सूरज, जमीन 24 घंटों में चक्कर मुकम्मल करती है और सूरज के गिर्द जो चक्कर है वो एक साल में होता है, मुकम्मल होता है। लेकिन इसमें और चेंजेस आते हैं। मसलन सबसे पहला ये सूरज का एक्सिस है, आई एम सॉरी मैं सूरज कह रहा हूं, अर्थ है ये, अर्थ जमीन का एक एक्सिस है, इसके गिर्द जमीन एक्सिस के गिर्द बिल्कुल एक्यूरेटली घूम रही है और कोई इशू नहीं है। इसको कहा जाता है प्रिसिशन। लेकिन इस प्रिसिशन में एक छोटा सा और काम होता है। जमीन का एंगल बिल्कुल ठीक है, अलबत्ता कभी इधर उधर हो जाती है। जैसे एक लट्टू को आप घुमाते हैं तो लट्टू अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है, अलबत्ता कभी थोड़ा सा आगे कभी पीछे है, जो नीचे से हमारी है। तो ये जमीन भी थोड़ा सा कभी आगे पीछे हो जाती है। मसलन एक लम्हे के लिए आगे आई है तो उस वक्त गर्मी बढ़ जाएगी, थोड़ा पीछे हो गई तो गर्मी कम हो जाएगी। इसको प्रिसिशन कहा है। दूसरा है ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी में ये कहा गया है कि जमीन बाज औकात अपने एक्सिस में ही टिल्ट हो जाती थोड़ी सी। पहले ये एक्सिस यूं था, अब एक्सिस हो गया यूं। तो सूरज की शुआएं जो पड़ेंगी आप देखें, इधर कुछ ज्यादा पड़ेंगी, इधर भी तेज हो जाएंगी, इधर कम हो जाएंगी। ये प्रिसिशन कितने अरसे में रिपीट होता है? 26,000 साल में। 26,000 साल लगते हैं इसमें। मैं दोबारा बताता हूं फिर कहीं कंफ्यूजन ना हो। मैंने कहा ना, लट्टू की तरह जब जमीन अपने एंगल में तो ठीक घूम रही है लेकिन कभी आगे पीछे हो जाती है, तो ये 26 साल में ऐसा हो सकता है। 26,000 साल इसके असर बहुत देर से जाहिर होंगे। और ये जो टिल्टिंग हुई है, इसमें क्या हुआ? एंगल ही टेढ़ा हुआ है सूरज का, जमीन का, जिसकी वजह से सूरज की शुआओं का जो पहले पड़ने का पैटर्न था वो चेंज हो चुका है। इसको ऑब्लिक्विटी कहा जाता है और ये लगभग 41,000 साल में होता है। 41,000 साल। तो इस चेंज से भी हमारा कोई खास वास्ता नहीं पड़ा है। और चौथा जो तीसरा तरीका है, इसमें क्या होता है? इसको कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी। इस एक्सेंट्रिसिटी में यह बताया गया है कि जमीन का जो सूरज के गिर्द दायरा है, मैंने कहा था ना जमीन सूरज के गिर्द साल में चक्कर कंप्लीट करती है, ये कभी बिल्कुल राउंडेड होता है, कभी एलिप्सॉइडल होता है, थोड़ा सा यूं होता है। मसलन सूरज इधर है तो जब जमीन इस पे दायरे पे घूम रही थी तो फासला बहुत सारा था, लेकिन अब जमीन जो पहले इधर घूम रही थी अब आगे जाकर घूम के आ रही है, तो अब सूरज के करीब हो जाएगी तो उस वक्त तो ये गर्म हो जाएगी, और जब इधर पीछे आई है तो ठंडी हो जाएगी। लेकिन ये जो अमल होता है ये तकरीबन 1,00,000 साल में रिपीट होता है। 1,00,000 साल लगते हैं इसमें, तो इसमें भी इंसान का इख्तियार नहीं है। तो ये दो नेचुरल प्रोसेसेस हमने देखे जिसमें क्या हो रहा था, कुदरती तौर पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जब ये इवेंट्स होंगे तो क्लाइमेटिक चेंज तो आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद 2-3 और हैं नेचुरल प्रोसेसेस, फिर हम ह्यूमन की तरफ आते हैं।